नमस्कार मीडिया बंधुओं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सीसेट के इशू के बाद एक बहुत ही गंभीर इशू है जिससे आप लोग अवगत हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। 2020 और 21 में कोरोना नामक महामारी आई, आप सबको पता है। उस समय देश में परिस्थितियां क्या थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे कोचिंग संस्थान बंद थे, हम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे, हमारे पास अध्ययन सामग्री नहीं थी, हमारे पास गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी, और स्थितियां इतनी बुरी थी कि भारतीय रेल जो आज तक कभी बंद नहीं हुई, भारतीय रेल का भी चक्का जाम हो गया था। ये स्थिति की भयावहता को बताता है। गंगा में तैरती लाशों को किसने नहीं देखा है। तो हम छात्र वर्ग भी उससे अछूते नहीं थे। हमारे ऊपर भी कोरोना महामारी का उतना ही असर हुआ जितना बाकी के ऊपर हुआ, लेकिन सरकार ने हमारे दर्द पर अब तक मरहम लगाना उचित नहीं समझा। सरकार ने अलग अलग वर्ग को, अलग अलग सेक्टर को राहत पहुंचाई है, लेकिन यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने वाला जो छात्र वर्ग है वो अब तक राहत से अछूता है। हम लोग परीक्षा, उस समय की जो परिस्थितियां थी देश में, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करके और हम परीक्षा को क्रैक भी करें। इसलिए उस समय छात्र वर्ग परीक्षा देने के मूड में नहीं थे। हम चाहते थे कि सरकार इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर दे। जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब परीक्षा का पुनरायोजन कराया जाए, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया। लिहाजा हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ एक रीट याचिका डाली गई। उसमें सरकार ने जो हलफनामा डाला, उसमें सरकार ने कहा कि हमारी परीक्षा से संबंधित जो समस्त तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। यदि इस समय हम परीक्षा को रद्द करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान होगा, इसलिए परीक्षा तो रद्द नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों का ये आखिरी अवसर है उनको हम फिर से एक अतिरिक्त अवसर देने पर विचार करेंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। मजबूरन हम लोगों को एग्ज़ाम में बैठना पड़ा, क्योंकि जिनका वो आखिरी अवसर था, यदि एग्ज़ाम में नहीं बैठते तो वैसे भी अवसर ख़त्म ही हो जाता। तो हम आधी अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा में बैठे और बहुत सारे लोग जो है पीटी पास नहीं कर पाए, पीटी के स्तर पर ही डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन सरकार के समक्ष हम लोगों ने बार बार अपनी मांगों को रखा। मल्टीपल टाइम्स हमने पीएमओ में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए, ये सब सारी फाइलें हैं हमारे पास, लेकिन सरकार ने अब तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि जो संसद की समिति होती है, हर विभाग की एक संसदीय समिति होती है, तो यूपीएससी आता है डीओपीटी के अंतर्गत। डीओपीटी की जो संसदीय समिति है, जिसको सुशील कुमार मोदी जी चेयर करते हैं, उस समिति की 112वीं रिपोर्ट आई 2022 में। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी से यूपीएससी के छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, अतः सरकार इसकी भरपाई के लिए इन्हें अतिरिक्त अवसर और तदनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान करे। केंद्र सरकार ने भी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में राहत दी है, जैसे कि एसएससी जीडी में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। ये डीओपीटी का नोटिफिकेशन है। एसएससी जीडी में जो दिया गया है 3 साल का रिलैक्सेशन, ये डीओपीटी का नोटिफिकेशन है। मैं रिलेवेंट पार्ट केवल पढ़ना चाहूँगा, इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि ड्यू टू unprecedented COVID pandemic, it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of candidates as one-time measures for this recruitment. सरकार ने एसएससी जीडी को दिया, एसएससी सीजीएल में एज रेकनिंग पॉलिसी को बदला, जिससे भी बहुत सारे छात्र लाभान्वित हुए। अग्निपथ स्कीम में आर्मी अभ्यर्थियों को 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, आईआईटी में दिया गया, सीए एग्जाम में दिया गया। लेकिन यूपीएससी के छात्रों ने कौन सा गुनाह किया है? हमें राहत से अछूता क्यों रखा गया है अब तक? जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो भी संवैधानिक संस्था है। 18 से ज़्यादा राज्यों ने अपने यहाँ लोक सेवा आयोगों में जो है वो दिया है, छूट दिया है। उसके लिए भी मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं, लेकिन यूपीएससी के छात्रों को अब तक कोई छूट नहीं मिली है। इसको लेकर के हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में एक रीट याचिका डाली गई, अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है, जिसमें छात्रों को अतिरिक्त अवसर और आयु सीमा में छूट देने की बात की गई है,
सरकार उसको मद्देनजर रखते हुए इन छात्रों को राहत दे और 2 सप्ताह के भीतर इनकी मांग जो है उस पर विचार करे। ये संसदीय समिति की रिपोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट कोर्ट कर रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, बस मैं कुछ सेकंड में पढ़ के सुनाना चाहूँगा। द कमिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट COVID-19 has caused untold agony and insurmountable sufferings to many. The whole of India has come to a standstill. Lives and livelihoods got disrupted, and the student community was also adversely affected. Keeping in view of the hardship faced by the student community during the first and second COVID waves, यानी 20 और 21, the committee recommends the government to grant to change its mind and grant extra attempt with corresponding age relaxation. ये DOPT की रिपोर्ट है। इसको सुप्रीम कोर्ट अरिजीत शुक्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कोर्ट करते हुए कहता है कि सरकार इस पर 2 सप्ताह में विचार कर ले, लेकिन सरकार इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दे रही है। कोर्ट का जो रिलेवेंट पार्ट में पढ़ना चाहूँगा, कोर्ट क्या कहता है। इन लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वी डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन विथ डायरेक्शन टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी to re-examine the representation made by the petitioners and similarly placed person afresh and take appropriate decision as may be within 2 weeks। लेकिन जो माननीय मंत्री जी है, संबंधित मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो सदन में भी बार बार गलत बयान देते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, इसके कारण हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ मैं फैक्ट रख रहा हूँ, आपके साथ गूगल ड्राइव से सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं कि कहाँ कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट तो कह रहा है कि आप इस पर विचार करिए। एक दूसरा मामला गया था अरिजीत शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोर्ट कह रहा है कि आप लेनियन व्यू रखिए छात्रों के लिए, लेकिन सरकार इसकी भी नहीं सुन रही है। हमारे समर्थन में हमारी जो मांग कितनी जिन्यून है, हमारे समर्थन में लगभग 150 सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को चिट्ठियां लिखी है। इतने सांसदगण यदि प्रेजेंट एंड वोटिंग से सदन में वोटिंग कर दे तो कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी मांग पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आयुषी जी ने सीसेट की बात कही है, उसमें कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा। साजिश के तहत कोविड और सीसेट को आप लोग अलग करके मत देखेंगे। 2020 से ही कोरोना पैंडेमिक आई और 2020 से ही साजिश के तहत सीसेट के पेपर को इतना टफ बनाया गया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, जो गैर अंग्रेजी भाषी छात्र हैं या अन्य भारतीय भाषाओं के छात्र हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। यूपीएससी की जो 72वीं रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि 2020 में हिंदी माध्यम के केवल 470 लोग पीटी पास कर पाए और 2021 में वो संख्या और घट करके केवल 2020 में 486 लोग पास कर पाए पीटी और 2021 में वो संख्या और घट के 470 पर आ गई। तो और ये 72वीं रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो टोटल रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें 64.9 इंजीनियर हैं, 7.9 साइंस बैकग्राउंड के हैं और 4% चिकित्सा बैकग्राउंड के, मेडिकल बैकग्राउंड के हैं। इन सबको क्लब कर देने पर 77% लोग केवल तकनीकी बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो मतलब सिविल सेवा में सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी केवल 23% लोग जो है ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, भारत एक विविधता वाला देश है, भारत की विविधता का क्या होगा? आपकी जो भाषा होती है, आपकी जो आप जिस भूगोल में रहते हैं, आपकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसका आपके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज भी भारत में लगभग 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। ऐसे लोग के पास उतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजें, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजते हैं। और सरकारी स्कूलों की स्थिति ये है कि आज भी 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों को बेसिक न्यूमरेसी नहीं पता है। ये बच्चे जैसे तैसे 10वीं पास करते हैं और उसके बाद ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। यूपीएससी कहता है कि हम 10वीं क्लास का मैथ्स पूछते हैं सीसेट में, लेकिन उसमें कैट का और आईआईटी जेईई के सवाल डाले जा रहे हैं। अब बताइए कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र है वो कैसे इन सवालों को टैकल कर पाएगा? तो हम तो मान के चल रहे हैं कि जो यूपीएससी पहले हुआ करता था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अर्बन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनते जा रहा है। निगवेकर समिति की बात मैं करना चाहूंगा, जो सीसेट से रिलेटेड है। ये सरकार की बनाई समिति है, हमने नहीं बनाया है, सरकार की समिति है। निगवेकर समिति कहती है कि निगवेकर समिति की रिपोर्ट है कि सीसेट की विसंगतियों को देखते हुए निगवेकर समिति ने कहा था कि यह शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है और ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। यूपीएससी ने 2019 में एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था
उसमें भी यूपीएससी ने सरकार से कहा कि आप इसको स्क्रैप कर दीजिए, सीसेट को स्क्रैप कर दीजिए, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। एक आरएसएस की संस्था है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसने भी सरकार से अनुरोध किया है कि सीसेट को आप हटा दीजिए, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, ये इनजस्टिस हो रहा है ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ। आगे जो एक और भी बड़ी समस्या है यूपीएससी में, वो है ट्रांसलेशन को लेकर के। जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो अंग्रेजी में तैयार होता है, उसको हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेशन में क्या है कि सब जो क्वेश्चन का इसेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, ये 2020 का जीएस का पेपर है, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 67। इसमें सिविल डिसोबीडियंस लिखा जा रहा है असहयोग आंदोलन, जबकि असहयोग आंदोलन के लिए सही ट्रांसलेशन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये दोनों घटना अलग अलग है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सही ट्रांसलेशन होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों अलग अलग घटना है इतिहास में। एक 1920 में शुरू होती है, एक 1930 में शुरू होती है। अब बताइए कि जो बच्चे हिंदी का क्वेश्चन पढ़े होंगे और सविनय अवज्ञा के हिसाब से अपना उत्तर आंसर टिक किए होंगे, उनके साथ इनजस्टिस हुआ कि नहीं? जहाँ पॉइंट में लोग बाहर हो जाते हैं, वहाँ एक क्वेश्चन किसी का अगर आपके ट्रांसलेशन के कारण गलत हो रहा है। पॉपुलेशन अंग्रेजी का एक शब्द है जिसके लिए हिंदी में प्रसिद्ध शब्द है जनसंख्या, लेकिन यूपीएससी इसको समष्टि लिखता है। तो ये ट्रांसलेशन की जो समस्या है, इसके लिए भी आरएसएस से जुड़ी जो समिति है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, इसने भी 2019 में इसके लिए भी सरकार से अनुरोध किया है कि आप जो मूल प्रश्न पत्र है उसको हिंदी में बनाइए और फिर उसका अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, ताकि जो इसेंस है उसका इसेंस खत्म ना हो। क्योंकि भारत में क्या है कि पढ़ाई लिखाई की भाषा अंग्रेजी है, लेकिन बोलचाल की भाषा आज भी हिंदी ही है। मैक्सिमम लोग आज भी हिंदी में ही बातचीत करते हैं। हमारे साथ हम सब लोग अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी माध्यम में हुए, लेकिन बोलचाल बातचीत करने में हिंदी में ज़्यादा सहज होते हैं। तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी हिंदी के सब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आपका हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसा है, आप मंगल ग्रह से शब्द ला के डाल रहे हो। हम शब्द सीखते कहाँ से हैं? अखबारों के माध्यम से, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, या सरकारी जो डॉक्यूमेंट है उसके माध्यम से। लेकिन आप पेपर के भीतर जो शब्द हिंदी के डाल रहे हो वो हम एग्जाम से पहले कभी सुने ही नहीं होते हैं। तो सरकार ट्रांसलेशन की समस्या पर भी ध्यान दे। एक मांग है, एक जो समस्या है 2018 से इसकी शुरुआत हुई है लेटरल एंट्री की। 2018 से सरकार लेटरल एंट्री को औपचारिक रूप से लागू कर रही है। लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि चयन की जो प्रक्रिया है सिविल सेवा में वो कंपटीशन के थ्रू होता है। कंपटीशन के थ्रू सिविल सेवा परीक्षा नाम है उसका, सिविल सेवा परीक्षा के नाम थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है लोगों का। लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को न मानते हुए सीधे जब किसी को संयुक्त सचिव के पद पर ला रही है उसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। वो लोग 5 साल के लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, 5 साल के बाद फिर चले जाते हैं। अब यहाँ केवल स्टूडेंट वर्ग को ही इससे हानि नहीं है, हमारे लिए तो चलिए हमारे लिए जो कुछ रिक्तियां हैं वो कम, कुछ वैकेंसी कम आएंगी, लेकिन इससे राष्ट्र को, देश को भी बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि यहाँ हितों के टकराव का मामला बन रहा है। वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, निजी क्षेत्र का अभी भी उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना, जबकि सरकार का उद्देश्य होता है जनहित को अधिकतम करना। तो वो निजी क्षेत्र के लोग हैं, 5 साल के लिए सरकार में आए हैं, जिनके पास प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। वो 5 साल यहाँ काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे सोचने वाली बात है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद में मुझे फिर कहाँ जाना है। तो वो जहाँ उनको जाना है 5 साल बाद और जहाँ से आए हैं उसी की बुनियाद इन 5 सालों में वो तैयार करेंगे। सिविल सेवा परीक्षा से जो चयनित होकर के लोग आते हैं उनके पास प्रशासन की ज़मीनी हकीकतें पता होती है, बारीकियों को वो जानते हैं। और 17 साल की सेवा के बाद कोई संयुक्त सेक्रेटरी के, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचता है, लेकिन आप सीधे किसी को ला रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। तो हमारी मांग है, अब हम अपनी मांगों पर आते हैं। हमारी मांग है कि सीसेट और कोविड, इन दोनों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारे सपनों का कत्ल किया है। इसलिए सरकार जैसे बाकी एग्जाम में राहत दी है, वैसे सीसेट और कोविड से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 2023 में और 2024 में और 25 में हमें 2 अतिरिक्त अवसर और उसके अनुसार आयु सीमा में छूट दे। उन सभी छात्रों को जो 2020, 21, 22 और 23 में परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल थे, उन सबको ये अतिरिक्त अवसर और